नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सीबीआई ने ओडिशा रेल दुर्घटना के सिलसिले में मामला दर्ज किया। बहानगा में दुर्घटना स्थल पर जांच शुरू की। भारत और जर्मनी ने परस्पर रक्षा सहयोग को मजबूत करने और औद्योगिक भागीदारी बढ़ाने का संकल्प दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत और सूरीनाम के आपसी संबंध विकास की साझा आकांक्षाओं पर आधारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिम्स्टेक समूह क्षेत्रीय विकास के लिए भारत की वचनबद्धता दर्शाता है। स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने एलएसडी की अब तक की सबसे बड़ी मात्रा जब्त की। देश भर में डार्क नेट के जरिए नशीले पदार्थों के गिरोह का पर्दाफाश। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत और प्रियांशु राजावत पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। डबल्स में एमआर अर्जुन तथा ध्रुव कपिला की जोड़ी भी दूसरे दौर में। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने ओडिशा रेल दुर्घटना की जांच का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने इस दुर्घटना से संबंधित कटक में राजकीय रेलवे पुलिस में पहले से दर्ज मामले को भी अपने हाथ में ले लिया है। सीबीआई के 10 सदस्यीय दल ने आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। इस दल ने केंद्रीय फोरेंसिक अधिकारियों के साथ बहानगा रेलवे स्टेशन पर सिग्नल कक्ष, लूप लाइन और मुख्य लाइन का निरीक्षण किया। पिछले शुक्रवार को 2 यात्री रेलगाड़ी और एक मालगाड़ी की टक्कर में 288 लोगों की मृत्यु हो गई थी। भारत और जर्मनी ने रक्षा सहयोग मजबूत करने और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के बीच आज नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों और साझा प्राथमिकताओं पर भी विचार विमर्श किया। श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों में जर्मनी के निवेश की संभावित संभावनाओं सहित रक्षा उत्पादन क्षेत्र में अवसरों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जर्मनी के उच्च तकनीक और निवेश के साथ भारत के कुशल कार्यबल और प्रतिस्पर्धी कीमतें रक्षा संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री भारत की 4 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और सूरीनाम के बीच बढ़ती साझेदारी में सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों को महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है। राष्ट्रपति ने सूरीनाम में भारतीयों के आगमन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी परामारिबो में इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर कल एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत सूरीनाम द्विपक्षीय संबंध विकास की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। ये जानकर खुशी होती है कि विशाल भौगोलिक दूरी, अलग अलग टाइम जोन और सांस्कृतिक विभिन्नता के बावजूद भारतीय डायस्पोरा ने कभी भी खुद को अपनी जड़ों से अलग नहीं किया। पिछले 150 वर्षों में यहाँ के भारतीय समुदाय न केवल सूरीनाम के समाज का एक अभिन्न अंग बना गया है, बल्कि भारत सूरीनाम की बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सूरीनाम में प्रवासी भारतीयों के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने वाले लाल रुख संग्रहालय का दौरा किया। अपनी 3 दिन की यात्रा के अंतिम दिन उन्होंने आर्य देवकर मंदिर और श्री विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति आज सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों के लिए एक सामुदायिक रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे। यात्रा के अगले चरण में राष्ट्रपति सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड जाएंगे। बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती देशों के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन बिम्स्टेक के नेताओं ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। बिम्स्टेक की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर समूह के नेताओं ने आज संदेश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक की रूपरेखा संयुक्त प्रयासों के जरिए क्षेत्र के विकास के लिए सक्षम माहौल बनाने में भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि समुद्री सहयोग समझौते के वर्तमान प्रयास
और पूरे क्षेत्र में मोटर वाहनों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने का समझौता हमारी सामूहिक सुरक्षा, संपर्क और समृद्धि के लिए बंगाल की खाड़ी के महत्व को स्पष्ट करता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। 1997 में स्थापित बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमां और थाईलैंड सहित 7 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय ढाका में है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये दौर कुछ खास है, चारों ओर हो रहा विकास है। आजादी के अमृत काल में हमें समय नहीं गंवाना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आप भी समय न गंवाएं। वे कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, वो अपनी एडवांस टैक्स की कुल अग्रिम राशि का 15% 15 जून 2023 तक अवश्य जमा कराएं, क्योंकि आपके टैक्स से ही देश की प्रगति को मिलती है गति। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB ने मादक पदार्थ LSD की अब तक की सबसे बड़ी मात्रा जब्त की है। पूरे भारत में डार्क नेट के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। नियंत्रण ब्यूरो के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि आरोपी डार्क नेट के जरिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे। डार्क नेट इंटरनेट पर ऐसे गुप्त प्लेटफॉर्म होते हैं जिनका इस्तेमाल मादक पदार्थों की बिक्री, अश्लील सामग्री और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता है। ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि एजेंसी ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कमर्शियल क्वांटिटी में LSD बेचने का एक बड़ा नेटवर्क था, जो कि पोलैंड, नीदरलैंड, US जैसे देशों से मंगाकर भारत में इसकी खेप को सप्लाई कर रहा था। ये लोग सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को कांटेक्ट करते थे और कुरियर के माध्यम से, डार्कनेट और UPI के माध्यम से पेमेंट करके उन तक माल पहुंचाते थे। मुझे हर्ष है कि NCB ने अब तक का सबसे बड़ा सीजर करते हुए इन केसेस में 15,000 से ज्यादा LSD प्लॉट्स पकड़े हैं। भारत में यूथ के बीच ये धीरे धीरे पॉपुलर भी हो रहा है। ये एक चिंता का विषय है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह का पर्दाफाश करने पर NCB की टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने ट्वीट संदेश में कहा कि ये साइबर सतर्कता और मानवीय खुफिया तंत्र के बीच अच्छे समन्वय से संभव हो सका है। सरकार ने दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना PSS के अंतर्गत अरहर, उड़द और मसूर की दाल के लिए 40% की खरीद सीमा को हटा दिया है। ये निर्णय बिना किसी सीमा के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से दालों की खरीद का आश्वासन देता है। ये किसानों को आगामी खरीफ और रबी बुआई के मौसम में अरहर, उड़द और मसूर की बुआई बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सरकार ने देश भर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दे दी है। ये निर्णय आज नई दिल्ली में रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की बैठक में किया गया। इस साल अगस्त तक 1000 और दिसंबर 2023 तक 1000 और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इससे समितियों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को सस्ती दवाइयां भी उपलब्ध होंगी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 9 वर्षों के दौरान देश ने लगभग हर क्षेत्र में जबरदस्त विकास किया है। जम्मू में भाजपा मुख्यालय में उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के सबसे मुश्किल समय में केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया और अब भी दे रही है। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हो गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
2014 में अर्थव्यवस्था में 10वां स्थान था। 2023 में हम 10वें स्थान से लेके 5वें स्थान तक पहुंच गए। इस समय हमारा जीडीपी का साइज है $3.83 ट्रिलियन और 5वें स्थान पे पहुंचने के लिए जो अंग्रेजों ने 190 साल की हुकूमत की भारत पे, हम उनसे आगे निकल गए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों के बारे में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री वन धन योजना की। छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल राज्यों में ये योजना जनजातीय लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बीजापुर जिले में वन धन योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य है कि जनजाति लोग इमली, महुआ, चिरौंजी जैसे लघु वनोपजों के मात्र संग्रहकर्ता ही न रहें, बल्कि वे इन वनोपजों का मूल्य संवर्धन करना सीखकर उद्यमी बन जाएं। इस योजना के तहत अब तक छत्तीसगढ़ में करीब 140 और देश भर में 3000 से अधिक वन धन केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों के जरिए आदिवासी जन लघु वनोपजों का मूल्य संवर्धन करते हैं, जिससे उनकी आय पहले की तुलना में 3 से 4 गुना तक बढ़ गई है। इस काम से देश भर में 55,000 से अधिक स्व सहायता समूह जुड़े हुए हैं। वहीं योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 9 लाख से अधिक हो गई है। इन आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए देश भर में 100 से अधिक रिटेल आउटलेट भी खोले गए हैं। ट्राइफेड के तहत संचालित वन धन योजना देश की जनजातीय आबादी के सामाजिक और आर्थिक विकास में अमूल्य योगदान दे रही है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम हैं भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने भारत में जीवंत लोकतंत्र की सराहना की है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सामरिक संचार समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और कोई भी व्यक्ति भारत जाकर इसे स्वयं देख सकता है। श्री किर्बी ने इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच गहरी, मजबूत साझेदारी और मैत्री के आगे बढ़ने की आशा व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे भारत को खेल के क्षेत्र में भी महाशक्ति बनाने का प्रयास करें। श्री ठाकुर ने आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। किदाम्बी श्रीकांत और प्रियांशु राजावत सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। जापान के काकामेगाहारा में जूनियर एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत और दक्षिण कोरिया का मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। भारतीय टीम पूल का आखिरी मैच चीनी ताइपे के साथ बृहस्पतिवार को खेलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने ओडिशा रेल दुर्घटना के सिलसिले में मामला दर्ज किया। बहानगा में दुर्घटना स्थल पर जांच शुरू की। भारत और जर्मनी ने परस्पर रक्षा सहयोग को मजबूत करने और औद्योगिक भागीदारी बढ़ाने का संकल्प दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत और सूरीनाम के आपसी संबंध विकास की साझा आकांक्षाओं पर आधारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिम्स्टेक समूह क्षेत्रीय विकास के लिए भारत की वचनबद्धता दर्शाता है। स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB ने LSD की अब तक की सबसे बड़ी मात्रा जब्त की। देश भर में डार्क नेट के जरिए नशीले पदार्थों के गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।